हमारे साथ भी यहाँ पर मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ आलोक पुराणिक जी मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। हमारे साथ मुकेश जैन जी मौजूद हैं, एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ वेद मित्तल जी मौजूद हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं। वेद मित्तल जी, जो अंशुमन जी बात कर रहे थे अभी, वहीं से बात को आगे अगर हम बढ़ाएं तो ये अगर सरकार की मंशा है कि आप सेविंग कम करें और आप खर्चा ज़्यादा करें ताकि अर्थव्यवस्था को एक और बूस्ट मिले, लोग खर्चा करेंगे तो बूस्ट मिलेगा, तो कितने समय में आपको लगता है कि लोग ये जो नई टैक्स रेजीम है उसकी तरफ बढ़ेंगे, या वो बढ़ने में फ़ायदा है या नहीं? ये अगर आप हमारे आम लोगों को समझाएं, हमारे दर्शकों को बताएं कि आप अगर इसमें आते हैं तो क्या फ़ायदा है आपके लिए और क्या नुकसान है। देखिए, अल्टीमेट क्या है कि सरकार का जो मकसद है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाग टैक्स दायरे में आए, पहला। दूसरा ये है कि सरकार ये नहीं चाहती कि आप टैक्स दायरे में आ गए हैं तो ज़्यादा टैक्स दें। तो कहीं ना कहीं इन्होंने दो रिजिम, एक पुराना चल रहा था, एक नया चल रहा था। नए रिजिम में इन्होंने रिलैक्सेशन दे दिए। रिलैक्सेशन क्या दे दिए कि आपको किसी भी तरह की सेविंग्स पर, चाहे 80C हो, चाहे 80D हो, चाहे आपका इंटरेस्ट ऑन हाउस प्रॉपर्टी हो, किसी भी तरह की छूट नहीं मिलेगी। और आप यदि वो नहीं लेना चाहते हैं तो नए रिजिम में आ जाएं। और नए रिजिम में उन्होंने टैक्स इस बार के बजट में काफ़ी कम कर दिए हैं अल्टीमेटली। तो अब क्या बात आती है, पहले क्या आता था कि गवर्नमेंट के पास में पैसे को लेने के केवल सोर्सेज डोमेस्टिक सेविंग के होते थे। अब क्या है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो रेट, आज की रेट में यदि मैं डोमेस्टिक की बात करूं तो 6% 7% का डोमेस्टिक का रेट आ जाता है, और सरकार वही पैसा 1% से 2% के बीच में बाहर से मिल जाता है। तो सरकार ये की सोच है, जब मुझे पैसा 2% में मिल रहा है तो मैं 7% क्यों पे करूं। अब उससे दो नुकसान है। एक तो सरकार को नुकसान ये है कि यदि वो डोमेस्टिक सेविंग को बढ़ावा देती है तो 5% का जो इंटरेस्ट गवर्नमेंट बियर कर रही है वो नुकसान है। दूसरा नुकसान ये है कि जब आपके पास ज़्यादा पैसे आएंगे तो ज़्यादा खर्च करेंगे, ज़्यादा खर्च करेंगे तो आपकी इकोनॉमी बूस्ट होगी। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट के दिमाग में ये है कि मेरी इंटरेस्ट की जो सेविंग की है वो कम हो रही है। बस इसका नुकसान ये है कि जो टैक्स के कंपल्सन की वजह से जो सेविंग हो जाती थी अब वो नहीं होगी। जो सेविंग वो आपको मतलब सेल्फ डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। वो अब आपको, क्योंकि आपकी 80D के तहत आपको ये बचत करनी है या वो बचत ऐसे हो जाती थी, वो नहीं होगी। सर, आपसे भी इसी को समझेंगे। तो यानी ये जो सेल्फ डिसिप्लिन है, सरकार आपके हाथ में दे रही है पैसा, चाह रही है, मतलब उस तरफ ले जाना आपको चाह रही है कि आपके पास पैसा है, आप कम टैक्स दीजिए, अपने पास रखिए, अब आपको खर्चा करना है खर्चा करिए, बचत करनी है बचत करिए। ये आपका सेल्फ डिसिप्लिन है कि क्या करना है। तो ये लोगों को अभी क्यों नहीं इतना लुभा रहा है कि वो क्यों नहीं जा रहे हैं नई टैक्स रेजीम में अभी तक, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग नहीं गए हैं? देखिए, समझना पड़ेगा, ये 7 लाख रुपए का स्लैब करते ही न्यू रिजीम के अंदर एक बहुत डिफरेंस आ गया है आज की डेट में। क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं जो कि जिनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो इतनी अच्छी नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट कर पाएँ। उनको फोर्सफुली इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, जो कहीं ना कहीं उनकी जो डेली ज़रूरतें हैं वो उनको रोकती हैं। तो इससे उनको फ़ायदा मिलेगा कि वो बिना किसी इन्वेस्टमेंट के 7 लाख रुपए तक की इनकम पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा उनको। तो वो कंपल्शन कहीं ना कहीं ख़त्म होता है। सर, आपसे अगर मैं बड़ी तस्वीर की बात करूं, क्योंकि हम अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा या नहीं इस बजट से, इसकी बात कर रहे हैं, और हम एक ऐसे समय में हैं जहां पर अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारी चुनौतियां होंगी, और अर्थव्यवस्था, भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको लेकर हालांकि बहुत पॉजिटिव संकेत है, लेकिन चुनौतियाँ बहुत सी हैं। तो क्या ये बजट हमें वो जो चुनौतियाँ उनसे निपटने में मदद करेगा? सर, माइक। सुब्रत जी, बहुत पॉलिटिकली स्मार्ट बजट है ये। थोड़ा बैकग्राउंड में ये समझूं कि भारत में 3 तरह के भारत एग्जिस्ट करते हैं। करीब 80 करोड़ का जो भारत है वो भारत का युगांडा है, और 35 करोड़ का मलेशिया है मिडिल क्लास, और 5 करोड़ का अमेरिका है। 80 करोड़ का युगांडा है वो इकोनॉमिकली एज वेल एज पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखें, 13.5 लाख करोड़ की कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात है, कंस्ट्रक्शन, पुल, स्टेडियम, सड़कें, इसमें रोजगार किन को मिलना है? उसमें ऊपर से नीचे रोजगार मिलना है, कंस्ट्रक्शन लेबर को रोजगार मिलना है। और मुझे लगता है सरकार इसको लेकर इतनी आश्वस्त है कि मनरेगा का एलोकेशन कम कर दिया गया है। मनरेगा में, जिसमें ग्रामीण योजना के तहत इंश्योर किया जाता है कि इसको कुछ नहीं मिलता, कुछ उसका खाने पीने जुगाड़ बन जाए, तो मैं डेटा चेक कर रहा था कि सिर्फ 60,000 करोड़ रुपये दिए गए हैं मनरेगा के लिए, जबकि लास्ट ईयर 78,000 करोड़ दिए गए। तो रिवाइज किया गया था उसको, तो वो बढ़ा के उसको दिया गया था। तो सरकार आश्वस्त है कि हमने जब पुल पे, सड़क पे खर्च किए तो नीचे तक पैसा पहुंच जाएगा, वहां पहुंच जाएगा। 81 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त के खाने पीने का इंतजाम ऑलरेडी हो गया है। तो सरकार अपनी पॉलिटिक्स को लेकर बिल्कुल आश्वस्त है। अब सवाल ये है कि मिडिल क्लास का जो कि हमें इनकम टैक्स में उतना नहीं मिला, तो पॉलिटिकल इकॉनमी के लिहाज से मिडिल क्लास को बहुत मैटर करता नहीं है। आप रो के गा के घूम फिर के उन्हीं को वोट दोगे, इस तरह का उनकी अंडरस्टैंडिंग है। तीसरी बात, जो
बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सारी इसके बावजूद फिस्कल डेफिसिट के आप आंकड़े देखें तो हमें क्रेडिट देना पड़ेगा कि ऐसे वक्त में अनुशासन दिखाया ये बहुत प्रॉमिसिंग भी है, और जिस बिल्कुल। तरह से वो कम हुआ है और जिस तरह से कम होने की बात की जा रही है, अगर वो डिसिप्लिन रहेगा तो फिर वो ये तो बहुत आंकड़ा अच्छा है बताऊं मैं अर्थव्यवस्था के आपको, लिए। 22-23 में 6.4% रहा है, 23-24 में जो बजट पेश किया 5.9% रहा है, और 24-25 में 4.5% रहा है। तो इतनी कोरोना में खर्च करने के बावजूद अगर वो लगातार डिसिप्लिन डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा स्मार्ट बजट है, पॉलिटिक्स भी साथ ली है, और इकोनॉमिक का अनुशासन भी सत्ता हुआ दिखाई जी हाँ। पड़ता है। तो ये बड़ी बात है, और इस डिसिप्लिन को मेंटेन रखा है। एक स्मार्ट बजट है, पॉपुलिस्ट बजट के ना करते हुए भी पॉपुलिस्ट है, लोगों के लिए बहुत कुछ है इस बजट में। आप हमारे साथ बने रहें। फिलहाल रुक रहे हैं कुछ देर के लिए।